आज का वीडियो हमारा क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर 1 कवर किया जाएगा। यह स्थिर वैद्युतिकी का पहला खंड है, आवेश तथा कूलॉम का नियम। ज़्यादा समय बर्बाद किए चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। तो भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, वो किसी अन्य आवेश पे कितना बल लगाता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन फिजिक्स के जिस पार्ट में हम लोग करते हैं, उस खंड को जो है स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उसके कारण उत्पन्न विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक है घर्षण या स्थैतिक विद्युत। ये क्या होता है? तो जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं आप लोग, एक स्वेटर है। स्वेटर में जब बैलून को रगड़ा जाता है तो स्वेटर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के घुस जाते हैं बैलून में, जिससे बैलून भी आवेशित होता है और स्वेटर भी आवेशित होता है। बस फ़र्क ये है कि बैलून पे ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाती है और स्वेटर पे धन आवेश की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने के बाद ये जो आवेश है इन दोनों वस्तु पे स्थिर है, गति नहीं कर रही है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है घर्षण या स्थैतिक विद्युत। पहला बात, ये उत्पन्न जो हुआ है वो घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ है, और जो दूसरा बात है, ये आवेश जो उत्पन्न हुए हैं वो स्थिर है, इसलिए इसे घर्षण या स्थैतिक विद्युत कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है आवेश। यही तो मेन टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर का। तो आवेश जो है वो किसी वस्तु का भौतिक गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। यानी अगर कोई दो वस्तु आवेशित है तो या तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या फिर प्रतिकर्षित। यही है आवेश। आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण है। तो देखिए, आवेश कब आकर्षित करेंगे और कब प्रतिकर्षित करेंगे उसको समझते हैं। यदि दो वस्तु समान प्रकार से आवेशित है, यानी कि दोनों पे प्लस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ये इसको इधर ढकेल रहा है और ये इसको इधर ढकेल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये भी दोनों जो है माइनस चार्ज है, यानी दोनों एक ही प्रकार से आवेशित है, तो ये इधर ढकेलेगा इसको और ये इधर की ओर। यानी कि इस पे दोनों पे जो बल लग रहा है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, और इन दोनों पे भी जो बल लग रहा है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है। लेकिन वहीं अगर एक धन आवेशित रहेगा वस्तु और दूसरा ऋण आवेशित, यानी कि दोनों आवेश जो है वो अलग अलग प्रकार के होंगे, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये इसकी ओर आकर्षित होगा और ये इसकी ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पे दो बातें समझ में आई। पहला ये कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश, यानी कि एक प्लस रहेगा एक माइनस, तो विपरीत प्रकार के आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस यहाँ पे एक और चीज़ समझा जा सकता है। यदि एक आवेशित वस्तु है और दूसरा पे कोई आवेश नहीं है, यानी उदासीन है, तो आवेशित वस्तु जो है वो उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पे आकर्षण होता है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे समझ में आई। पहला, यदि समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। असमान आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि एक वस्तु आवेशित हो, एक वस्तु आवेशित न हो, यानी कि अनावेशित हो, तो वो भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम ही हम लोग का आवेशों के मूल गुण। जो आवेशों के मूल गुण है उसको समझते हैं। तो पहला गुण समझ गए होंगे आप लोग कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा भी समझ गए होंगे, विजातीय आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वहीं अगर एक वस्तु आवेशित हो और एक वस्तु पर कोई आवेश ना हो, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित ही करती हैं। इसके अलावा जो चौथा, पांचवा, छठा गुण है, इसको हम लोग विस्तार से आगे समझेंगे। अभी केवल सुन लीजिए और याद कर लीजिए। आवेश जो है वो क्वांटमीकृत होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, और छठा जो गुण है वो है आवेश योगात्मक होते हैं। तीनों के बारे में डिटेल में आगे हम लोग अभी से ही चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं, आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब ही क्या होता है? तो किसी भी निकाय पर जो उपस्थित आवेश होगा वो छोटी ई के गुणनफल के बराबर होगा। मेनली ये कहना ये चाह रहा है कि आवेश का जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा जो टुकड़ा किया जा सकता है वो है ई। ई से ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता है। ई का मतलब क्या होता है? तो ई का वैल्यू होता है 1.620 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही आवेश की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा आवेश संभव ही नहीं है दुनिया में। तो जहाँ भी आवेश होगा वहाँ पे या तो ई होगा, या तो 2e होगा, या तो 4e होगा, या फिर 3e होगा, 5e हो सकता है।
2.5 ई तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आधा ई आवेश है ही नहीं इस दुनिया में, तो 2.5 ई संभव नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि किसी भी निकाय पर आवेश उपस्थित है, तो वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, यानी कि 1 ई, 2 ई, 3 ई, 5 ई, 7 ई, 4 ई, ऐसा हो सकता है पूर्ण गुणज के रूप में। दशमलव संख्या के गुणज के रूप में ये नहीं हो सकता है। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो ई के बराबर होता है, और ई का वैल्यू है 1.620 इंटू 10⁻⁻19। और वहीं इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उतना ही आवेश होता है, बस इसमें माइनस लग जाता है, इसलिए हम लोग ऋणात्मक आवेश समझते हैं और उसको धनात्मक। प्रोटॉन पे उपस्थित आवेश ई के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश माइनस ई के बराबर होता है। इसलिए यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कोई भी निकाय पर आवेश उपस्थित होगा, यहाँ पे एक हम निकाय मान लेते हैं कि ये एक निकाय है जिस पे आवेश Q है, तो Q का जो पूरा के पूरा वैल्यू होगा वो या तो प्लस में हो सकता है, प्लस में, या फिर माइनस में n इंटू ई के बराबर होगा, यानी कि Q नेट बराबर प्लस माइनस एन ई के बराबर होगा। जहाँ पे n का जो वैल्यू हो सकता है, जहाँ पे n का वैल्यू हमेशा पूर्णांक होगा, n हमेशा पूर्णांक ही हो सकता है, पूर्णांक के अलावा कोई दशमलव संख्या या फिर भिन्न इत्यादि ये सब संख्याएं नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं n का जो मान है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सब कुछ भी हो सकता है। पॉइंट में कोई भी n का वैल्यू संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं क्वांटमीकरण आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए आप लोग याद भी कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान आवेशों की सबसे छोटी इकाई ई के पूर्ण, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इकाई पहले होना चाहिए, ई बाद में होना चाहिए, ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। नेक्स्ट, आवेश की योज्यता, यह भी आवेशों का एक गुण है, आवेशों की योज्यता, इसको ध्यान से समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई एक निकाय उपस्थित है इस तरह से और इसका अलग अलग बिंदु है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आवेश उपस्थित है 5 कूलम्ब, यहाँ पे -2 कूलम्ब। एक मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से हम लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 2 कूलम्ब आवेश है, यहाँ 5 कूलम्ब है, यहाँ पे -3 कूलम्ब हो गया, यहाँ -4 कूलम्ब हो गया। तो यहाँ पे जो कुल आवेश उपस्थित होगा क्यू नेट, वो इन सभी का बीजीय योग के बराबर होगा। बीजीय योग मतलब सिंपली जैसे जोड़ घटाव गुना भाग होता है वो, यानी बीजीय, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है तो अदिश राशि में तो बीजीय योग ही लगता है। तो यहाँ का कुल जो योग होगा क्यू नेट, उसका वैल्यू हो जाएगा +2 +5 -3 -4 कूलम्ब। सबको अगर ऐड करेंगे तो ये -4 -3 -7 हो जाएगा, और 5 और 2 7, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कुल आवेश का मान यहाँ पे 0 हो गया। बीजीय योग करने का मतलब यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो भी नहीं सकता है। जैसे अगर यहाँ पे एक और आवेश रहेगा, 10 कूलम्ब का एक और आवेश रह जाएगा, तो इसमें और ऐड कर देंगे 10 कूलम्ब, तो क्यू नेट जो हमारा आएगा वो 10 कूलम्ब के बराबर आ जाएगा। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 10 कूलम्ब। इस तरह से यदि किसी निकाय के विभिन्न बिंदुओं पे अलग अलग आवेश उपस्थित हों, तो इस निकाय पर कुल आवेश का जो मान होगा वो प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित आवेशों के मानों का बीजीय योग के बराबर होगा। इसे हम लोग आवेशों की योज्यता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत को समझने के लिए आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वस्तुओं का एक निकाय है, दो चालक है, एक ये पहला गोला और ये दूसरा गोला। दोनों पे अभी कोई आवेश नहीं है, बिल्कुल शून्य है। शून्य है मतलब ये है कि जितना इसमें प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो प्लस माइनस मिलके 0 हो गए हैं, इसलिए कोई आवेश इस पे नहीं है। आवेश संरक्षण सिद्धांत समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि इसके पास हम कोई आवेशित वस्तु ला रहे हैं, जैसे कि ये प्लस चार्ज है, तो प्लस क्या करता है कि माइनस वाला, यानी कि अपने से विपरीत उल्टा वाला को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे देखिए, सारा जो माइनस वाला है वो इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, और जो प्लस वाला होगा वो इससे दूर भागने का प्रयास करेगा। तो इसमें से सारा प्लस चार्ज जो है वो इसमें आ जाएगा, और इसमें का सारा माइनस जो है वो इसके तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आवेश उत्पन्न हो गया और यहाँ भी आवेश उत्पन्न हो गया। लेकिन क्या ये आवेश नया उत्पन्न हुआ है? तो नहीं, ये कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। ये पूरे सिस्टम पे जितना आवेश पहले से था
उतना ही आवेश अभी भी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि पहले माइनस प्लस सब एक दूसरे में मिले हुए थे, तो कुल आवेश का मान 0 था और इसी में से सारा माइनस वाला एक तरफ हो गया और सारा प्लस वाला एक तरफ, तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी आवेश उत्पन्न हो गया और यहाँ भी आवेश उत्पन्न हुआ। लेकिन वास्तव में आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बस उसको एक जगह से दूसरी जगह अलग-अलग कर देने पे महसूस होता है कि वस्तु आवेशित हो गई है। वह आवेश का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। यानी कि किसी भी अगर विलगित निकाय है, वो किसी अन्य वस्तु के संपर्क में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये सिस्टम है, ये अलग है निकाय, तो इसके लिए कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। जैसे कि अभी अगर यहाँ पे कुल आवेश का मान 0 है, तो यहाँ भी कुल आवेश का मान इसका 0 ही है। बस माइनस प्लस अलग हो गया है, तो इधर धन आवेशित हो गया, इधर ऋण आवेशित। दोनों को जोड़िएगा तो अभी भी आवेश शून्य ही होगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। किसी विलगित निकाय के लिए कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आवेश का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। इसे ही हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आवेश आवेशन की विधियां। हाँ जी, देखिए कोई वस्तु में अगर आवेश उत्पन्न होती है तो वो किन किन विधियों द्वारा उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे 3 विधि होती है आवेशन की, मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिसमें से पहला है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। ध्यान से देखिए इस चित्र को। यहाँ पे इस चित्र में बैलून और स्वेटर दोनों को जब आपस में रगड़ा गया तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। पहले आवेश उत्पन्न होने का कुछ रीजन समझने से पहले थोड़ा सा परमाणु के संरचना को समझते हैं। परमाणु की संरचना समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि बीच में होता है नाभिक और चारों ओर इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं। अब बीच में जो नाभिक होता है, नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है वो प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस में होता है। प्रोटॉन प्लस में और इलेक्ट्रॉन माइनस में, और दोनों मिलके उदासीन बनाते हैं, यानी कि जितना प्लस उतना ही माइनस अगर मिला देंगे तो शून्य हो जाता है, कोई आवेश वहाँ पे उपस्थित नहीं रहता है। लेकिन वहीं यदि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर नहीं हुई तो वो वस्तु आवेशित कहलाती है। तो कोई भी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं या फिर उसमें घुसा सकते हैं, या फिर एक और तरीका है प्रोटॉन को बाहर निकाला जा सकता है या उसमें प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन प्रोटॉन जो है वो नाभिक में रहता है, इसलिए प्रोटॉन को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या फिर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इसी कारण कोई भी वस्तु आवेशित होती है। यहाँ पे स्वेटर और बैलून दोनों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो स्वेटर में से इलेक्ट्रॉन निकल के बैलून में प्रवेश करता है, क्योंकि प्रोटॉन तो निकल ही नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के बैलून में प्रवेश कर जाता है, तो स्वेटर में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी कि माइनस चार्ज की कमी होती है, प्लस चार्ज की वृद्धि होती है, और इसलिए स्वेटर धन आवेशित हो जाता है। और वहीं बैलून में क्या होता है कि बैलून में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण बैलून जो है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो बैलून में ऋण आवेश आ जाता है और स्वेटर में धन आवेश, और ये पूरा घटना जो है वो घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। घर्षण द्वारा आवेशन में कुछ मुख्य पॉइंट जो याद रखने लायक है वो ये है कि पहला वस्तु में आवेश की जितनी कमी होती है दूसरे में उतनी ही वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वस्तु पे जितना ऋण आवेश उत्पन्न होगा दूसरा पे उतना ही धन आवेश उत्पन्न होगा। दोनों वस्तुओं पे आवेश का परिमाण समान होगा, बस फर्क यह है कि एक पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है और दूसरा पे धन आवेश। उम्मीद करते हैं आप लोगों को घर्षण द्वारा आवेशन समझ में आया होगा कि जब दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकार से आवेशित होती है। एक धन आवेशित होगा तो दूसरा ऋण आवेशित। यह पूरा घटना जो है घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो विधि है हम लोग का वो है चालन द्वारा आवेशन। देखिए यहाँ पे ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा। चालन द्वारा आवेशन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दो वस्तु, चलिए एक नया हम लोग चित्र बनाते हैं। यहाँ पे दो चालक ले लेते हैं, एक ये हो गया और एक अपने से बन ही गया है। यहाँ भी ये दो, दोनों में से मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला है इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे हम मान लेते हैं कि धन आवेश उपस्थित है, चार्ज। तो चालन द्वारा आवेशन का मतलब है कि अगर ये दोनों को आपस में चालक तार से जोड़ते हैं तो इसमें का आवेश इसमें जाना शुरू हो जाता है, और यही घटना चालन द्वारा आवेशन कहलाती है।
जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, चाहे उसको तार से संपर्कित करा दीजिए या फिर डायरेक्ट दोनों को सटा ही दीजिए, तो इस स्थिति में अनावेशित जो वस्तु होती है वो भी आवेशित होने लगती है और यह घटना चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन में आवेशों की जो गति होती है वो विभव पर निर्भर करती है। यदि यहाँ पे विभव हाई है, थोड़ा-सा यहाँ पे समझते हैं हम लोग, और यहाँ पे विभव निम्न है, यानी कि उच्च विभव इधर है और इधर निम्न विभव है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है प्लस चार्ज और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है माइनस चार्ज। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस बहुत सारे प्लस आवेश है तो यहाँ पे विभव उच्च विभव उत्पन्न होता है और उच्च विभव यहाँ पे उत्पन्न होता है तो यहाँ से प्लस इधर की ओर भागेगा निम्न विभव की ओर, और इसमें से जो माइनस वाला चार्ज है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर भागेगा। वो इस चित्र में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लो पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है और यहाँ पे हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्लस चार्ज जाता है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और यही है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का मतलब है यदि एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो अनावेशित वस्तु भी धीरे धीरे आवेशित होने लगती है। यह घटना चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। और कुछ मुख्य बातें जो याद रखने लायक है वो ये है कि आवेशों की गति हमेशा विभव पर निर्भर करती है। धन आवेश की गति जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है और ऋण आवेश की गति निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, यदि ये वस्तु आवेशित है और ये अनावेशित है और दोनों को संपर्क में लाएंगे तो इसमें जो आवेश की उत्पत्ति होगी इसको हम मान लेते हैं आवेश Q2 जो कि उत्पन्न हुआ है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आवेश की उत्पत्ति हुई है वो ये Q2 है और यहाँ से पहले से आवेश जो उत्पन्न था वो Q1 था। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जो उत्पत्ति हुई है आवेश की जो उत्पत्ति हुई है Q2 जो उत्पन्न हुआ है वो हमेशा Q1 जो पहले आवेश था उससे कम होगा, उससे ज़्यादा आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। मतलब इसको समझते हैं फिर से। देखिए, यदि यहाँ पे 20 कूलम आवेश है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले से 20 कूलम आवेश था इस पर, तो इसमें आवेश की उत्पत्ति हुई है तो जो उत्पन्न आवेश होगा वो 20 कूलम से कम ही उत्पन्न हो सकता है, उससे ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि किसी बर्तन से दूसरे बर्तन में छेद करके पानी निकालते हैं तो या उससे कुछ न कुछ कम ही पानी बाहर निकलता है, कुछ न कुछ पानी उसके अंतर्गत रह जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ से अगर हम इसको संपर्कित कराते हैं तो इसमें से सारा आवेश निकल के इसमें नहीं जाता है बल्कि कुछ न कुछ इसमें भी रह जाता है। तो चालन द्वारा आवेशन से संबंधित ये तथ्य अभी जो है उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझना मज़ा आएगा समझने के लिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसको समझना बहुत ईजी है, चलिए गेम के थ्रू समझते हैं इसको, अगले पेज पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक वस्तु है, ये जो वस्तु है ये इस पे कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए प्लस वाले गिन के देखिए, प्लस वालों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लस चार्ज कितना है? यहाँ पे चार्ज की अगर बात की जाए तो प्लस 8 कूलम हमको मिला। फिर माइनस वाला को गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस में 8 कूलम और आ गया, यानी प्लस माइनस दोनों मिला के कुल आवेश हो गया यहाँ पे 0। तो कुल आवेश जब यहाँ पे शून्य है तो यानी कि उदासीन ये वस्तु है, आवेश जब शून्य है तो ये वस्तु उदासीन है। अब देखिए प्रेरित करके इसको कैसे आवेशित किया जाता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक दूसरा वस्तु लाते हैं जो कि आवेशित है। एक आवेशित वस्तु है जिसको हम अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं। ऐसे ये जैसे ही इसके पास आता है तो क्या होगा, खुद सोच के देखिए, अपने दिमाग में सोचिए क्या होगा। इस सब पे प्लस चार्ज है, जो वस्तु इसके पास लाए हैं हम, इस पे जो है प्लस चार्ज है। तो ये प्लस वाला क्या करेगा, अपनी ओर सब माइनस वाला को अपनी ओर खींच लेगा।
सारा माइनस जो है वो इसकी ओर आकर्षित होगा देख के कि चलो चलो उधर प्लस है। माइनस वाला सारा चार्ज इसकी ओर आ जाएगा यहाँ पे। प्लस चार्ज इधर दूर भाग जाएगा, सारा प्लस इधर इकट्ठा हो जाएगा और सारा माइनस उधर चला जाएगा। ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जब इसके पास कोई वस्तु हम आवेशित वस्तु लाएंगे। हालांकि इस वस्तु का कुछ नाम है जिसको हम लिख देते हैं। इस वस्तु को हम लोग बोलते हैं प्रेरक वस्तु। प्रेरक, प्रेरित करने वाली वस्तु को प्रेरक वस्तु कहते हैं। अब ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेनली हुआ ये है कि इधर वाला धन आवेशित हो गया है और इधर वाला ऋण आवेशित। ऐसे ही हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। जब एक अनावेशित के पास एक आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो इसका एक भाग धन आवेशित हो जाता है और दूसरा भाग ऋण आवेशित हो जाता है और यह घटना कहलाता है स्थिर वैद्युत प्रेरण। आगे हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से इस वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ से भू संपर्कित करा देते हैं। भू संपर्कित कराने के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे एक तार ले लेते हैं, चालक तार, और इसको जमीन में ले जाके भू संपर्कित करा देते हैं। तो पृथ्वी का विभव जो है बहुत कम होता है, ये जितना मन उतना आवेश को अपनी ओर समाहित कर सकती है। तो ऐसा कराने से क्या होगा कि सारा इसका प्लस वाला वैसे भी उसको दूर भगा रहा था, ये यहाँ से चल के जो है सब पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। ऐसे आएगा और पृथ्वी के अंदर, यहाँ से फिर ऐसे चल के आएगा और पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ये भी चला जाएगा पृथ्वी के अंदर, ये इस तरह से चल के आएगा और यहाँ पे पृथ्वी के अंदर, यहाँ से ये चल के आया सीधे नीचे। इस गेम को ध्यान से समझिएगा, सीधे पृथ्वी के अंदर सब चला जाएगा। यहाँ से सब पृथ्वी के अंदर चला गया और इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे अब केवल माइनस वाला बचा है। माइनस वाला इसलिए बचा है क्योंकि यहाँ से प्लस ये प्रेरित कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। ये संपर्क में नहीं है, ये दोनों जो है ये संपर्क में है नहीं, लेकिन बस अलग ही है, अलग से ही उसको खींच रहा है अपनी ओर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर वस्तु को पूरी तरह से हम आवेशित देखना चाहते हैं तो इसके लिए इस तार को जो है भू संपर्क को हटा देते हैं। भू संपर्क को हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए भू संपर्क को तो हटा दिए, अब यहाँ से सारा प्लस ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। अब क्या करते हैं, अब हम इस प्रेरित करने वाले वस्तु जिसका नाम है प्रेरक, इस प्रेरक वस्तु को साइड कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, इसके साथ एक और आ गया, उसको नहीं आने देना है। इसको जो है अलग करते हैं, ये अंदर ही रह जाएगा। जैसे ही ये दूर भागेगा अब इसमें से माइनस वाला एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू करेगा, इधर एक दूसरे को भगाएगा अलग अलग, चलो भागो भागो दूर भागो। एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सकता है क्योंकि ये विजातीय आवेश है। दूर भगाएगा इस तरह से और ये अब अकेले रह जाएगा क्योंकि इसका सारा प्लस तो ऑलरेडी जा चुका है और ये वस्तु जो है पूरी तरह से ऋण आवेशित हो जाएगी। ये पूरी तरह से वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। ये था पूरी तरह से गेम प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने का। ये इसी तरह से वस्तुएं प्रेरित होकर आवेशित होती है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो पहला तथ्य तो ये है कि प्रेरित करने वाली वस्तु पे जो आवेश रहता है उसके ठीक विपरीत आवेश प्रेरित होते हैं। यानी कि प्रेरक वस्तु का आवेश अगर प्लस में है, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेरित करने आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेरित करने आ रहा है तो निगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। पहला बात तो ये है। दूसरा चीज़, प्रेरित करने वाली वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होती है। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रेरित करने वाली वस्तु में आवेश में कोई वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज़ और, एक बात और ध्यान रखना है कि यदि इस पे आवेश Q1 है और नया जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो Q2 है, तो आवेश का जो ये वैल्यू है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाते हैं हम लोग डिलीट करके इन सभी चीज़ों को। यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होगा Q2 वो Q1 यहाँ पे है और ये Q2। तो Q2 का जो वैल्यू है वो हमेशा Q1 से कम होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। Q1 से ज़्यादा Q2 का वैल्यू नहीं हो सकता। ये तीनों बात याद रखिएगा। प्रेरण से संबंधित पहला कि यदि प्रेरक वस्तु पे प्लस चार्ज है तो प्रेरित आवेश ऋणात्मक होगी माइनस में, और प्रेरक वस्तु के आवेश पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा बात यह है कि यदि आवेश प्रेरित करने वाला Q1 है और प्रेरित आवेश Q2 है तो
Q1 का मान ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि प्रेरक वस्तु से कम ही आवेश उत्पन्न हो सकती है, उससे ज़्यादा संभव नहीं है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इस चित्र के द्वारा समझते हैं। इस चित्र को देखिए, ये भी इससे भी समझा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये दो चालकों का निकाय है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब उदासीन है। प्लस माइनस होंगे पर आपस में मिलके जो है उदासीन हुए। जैसे ही एक रॉड लाया जाता है इसके पास, तो क्या होता है कि ये वस्तु माइनस वाला सारा इधर आ जाता है, माइनस वाला इधर आ गया और प्लस वाला इधर चला गया। क्यों? क्योंकि प्लस जो है माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, प्लस वाले को ढकेल रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि सिंपली दोनों, इस गोले और इस गोले दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। अलग करते ही ये प्लस वाला अलग हो गया, ये माइनस चार्ज अलग हो गया। अब इस प्रेरित करने वाले वस्तु को हटा देंगे तो इस पे माइनस चार्ज आ गया और इस पे प्लस चार्ज आ गया। यही घटना है प्रेरण द्वारा आवेशन, दोनों तरह से समझ सकते हैं। इससे पहले जो समझाया गया उसके द्वारा भी, और ये चित्र है इससे भी समझ सकते हैं। आगे जो भी चीज़ें लिखी गई है वो इसी से संबंधित लिखा गया है कि पहला बात यह है, जब किसी आवेशित वस्तु के निकट एक अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु का एक भाग धनावेशित तथा दूसरा भाग ऋणावेशित हो जाती है। बी स्टेप में ये दूसरा चरण ये कहा जाता है कि वस्तु को भू संपर्कित करा देने पर आवेश भूमि में समाहित हो जाती है, और भू संपर्क को जैसे ही हटाते हैं वस्तु पूरी तरह से आवेशित हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही समझते हैं हम लोग। आगे फिर अगला पार्ट अगले वीडियो में पूरा करा दिया जाएगा। इतना जो है इसको रिवाइज करके रखिएगा। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलता है, समझ में आता है जो पढ़ाई हो रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।